हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का एक पार्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी का ये पार्ट है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन कैसा भी हो सकता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसे हमारी बॉडी उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती है जिस फॉर्म में हम उसको खाते हैं। अब इसमें जिस फॉर्म में हमने खाना खाया, उस फॉर्म में हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, तो अब क्या होगा? होगा ये कि जो सॉलिड खाना हमने खाया है वो विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ, यानी कि जो खाना हमने खाया है वो कॉम्प्लेक्स मैटर है, वो ऐसा मैटर है जो बॉडी हमारी नहीं एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं एक्सेप्ट कर रही है। उस कॉम्प्लेक्स मैटर से सरल मैटर में, इजी मैटर में, सिंपल मैटर में तोड़ने के लिए हमारा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम काम में आता है। इस डाइजेशन सिस्टम में 5 चरण पूरे किए जाते हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा एजेशन। इन चरणों से हमारे द्वारा जो खाया गया खाना है वो गुजरता है और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्राप्त हो पाता है। बात करेंगे हम पहले चरण की। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम जो है, वो विभिन्न हमारे शरीर के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है 9 मीटर लंबी। मुंह से लेकर एनस तक वो एक एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है और विभिन्न अंगों द्वारा, विभिन्न जो है इसमें ऑर्गन्स द्वारा ये खाना पचता है, एब्जॉर्ब होता है और फाइनली वेस्ट खाना हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मुंह से शुरू होने वाली एलिमेंट्री कैनाल, मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूं। तो मुंह से शुरू होने वाली ये एलिमेंट्री कैनाल फाइनली ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये एक 9 मीटर लंबी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारा खाना गुजरता है और फाइनली जो है शरीर को एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट मटेरियल जो है शरीर के बाहर निकल जाता है। इस पूरी क्रिया के अंतर्गत कुछ ऑर्गन्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज और अभी जैसे कि हम यहाँ अपेंडिक्स देख पा रहे हैं। अपेंडिक्स हालांकि हमारे अंदर की एक रेजिडरी क्या नाम है, ये ऑर्गन है। एक समय था जब मानव घास फूस इत्यादि खाया करता था, तब ये अपेंडिक्स उसके काम में आता था, लेकिन अभी ये हमारे शरीर के अंदर एक अपशिष्ट जो है ऑर्गन है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अपेंडिक्स की शिकायत हो जाती है जब इसमें जो है ये अपेंडिक्स के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेलन आ जाती है या जो है वेस्ट मटेरियल या इसमें विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं आ जाती हैं, तो ये अपेंडिक्स जो है सूज जाता है और ये व्यक्ति के पेट के अंदर बहुत भयंकर दर्द पैदा करता है और इसी को अपेंडिक्स का बढ़ जाना कहते हैं। और डॉक्टर जब इसका ऑपरेशन करते हैं तो इस जो है अपशिष्ट जो हमारा ऑर्गन है इसको बाहर निकाल देते हैं। तो मैं बात कर रहा था, ये हमारा ये चार्ट है, ये चित्र है जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरह से काम करती है, कैसा ये दिखती है। चलिए, उससे पहले हम बात करेंगे कि वे चरण जिसके माध्यम से हमें ये समझना है कि
ये हमारा जो खाना है वो न्यूट्रिशन में कैसे बदलता है, हमारे शरीर को शरीर में कॉम्प्लेक्स मैटर से इजी मैटर में कैसे बदलता है। आइए वापस आते हैं उन 5 चरणों पर जिसकी मैंने अभी बात करी थी। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एग्जेशन। इंजेशन के अंतर्गत जब खाना हमारे हाथों के माध्यम से मुंह तक जाता है तब उसको इंजेशन कहते हैं। अब खाना आपके मुंह तक आ गया, अब मुंह तक आने के बाद अब डाइजेशन का पार्ट शुरू होगा। डाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकल और केमिकल। फिजिकल डाइजेशन हमारे दांतों से शुरू हो जाता है। दांत जब वो आपका फूड जो आया, सॉलिड फूड आया, दांत उस सॉलिड फूड को चबाना शुरू करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के साथ ही हमारे मुंह के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जिसके माध्यम से सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक पदार्थ जो है स्रावित होता है, जो उस कहना चाहिए जो दांतों द्वारा चबाए गए खाने में मिल जाता है और यहीं से जो है डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये चबा हुआ खाना जो दांतों के द्वारा चबाया गया है, ये ऑइसोफेगस यानी जिसे फूड पाइप कहते हैं के माध्यम से स्टोमक तक आता है। स्टोमक एक जे आकार का बैग नुमा आकृति होती है। अब जब ये खाना, चबा हुआ खाना जब स्टोमक में आ जाता है, तो मैं बता रहा था खाना जब इस ऑइसोफेगस के माध्यम से स्टोमक तक आता है, लेकिन आता कैसे ये, इसके लिए एक इस फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं हम पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के अंतर्गत होता क्या है कि ये इस फूड पाइप में, ये फूड पाइप जैसे जैसे खाने को आगे की तरफ ढकेलता है, ये फूड पाइप दबना शुरू हो जाता है और खाना आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और इस प्रकार ये अब स्टमक के अंतर्गत आ जाता है। अब स्टमक में जब खाना आ जाता है तो लगभग 3 घंटे यहाँ खाना रहता है और विभिन्न केमिकल जो है प्रोसेसेस से ये गुजरने के बाद ये आगे बढ़ता है और इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्टमक में जब 3 घंटे खाना रहेगा तो क्या होगा, उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। स्टमक के वॉल्स पर एक ग्लैंड होता है जिसको ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं। इस ट्यूबुलर ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 पदार्थ मिलते हैं जिनको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन नाम का एंजाइम और म्यूकस। ये 3 प्रकार की जो है सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इस गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत। तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जो है इसमें स्रावित होता है और इसके अंतर्गत HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 पदार्थ जो है इससे इसमें मिले हुए होते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों का काम क्या क्या है। देखिए, पेप्सिन जो होता है ये एंजाइम है और ये हमारे खाने में जो प्रोटीन है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। पेप्सिन जो है हमारे खाने में जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके लिए
आवश्यक होता है उस खाने का एसिडिक नेचर होना। एसिडिक नेचर के लिए HCl जरूरी होता है खाने में, और ये जब पेप्सिन काम करेगा उसके लिए एसिडिक वो खाने का एसिडिक होना बहुत जरूरी होता है। जब HCl उस खाने में मिल जाता है तो पेप्सिन अपना काम करना शुरू कर देता है। तो प्रोटीन अब जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट गया। दूसरा, HCl की उपस्थिति खाने में एक काम और करती है। अगर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया होता है खाने के अंतर्गत तो HCl उस बैक्टीरिया को मार देता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि HCl पेप्सिन के काम करने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। दूसरा, ये कोई भी अगर बैक्टीरिया भी बचा रह गया है खाने के अंतर्गत तो उस बैक्टीरिया को भी मार देता है और किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का सबसे बड़ा काम होता है ये स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। इनर लाइनिंग, जो स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग होती है, अंदरूनी जो वॉल होती है, उसको बचाता है म्यूकस। कैसे? ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्टमक की इनर लाइनिंग से चिपका रहता है। क्योंकि मैंने बताया खाना हमारा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें HCl मिला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, जिसकी उपस्थिति में पेप्सिन काम करना शुरू करता है। और जब ये खाना एसिडिक है तो हो सकता है कि स्टमक की इनर लाइनिंग को खराब करे ये, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। तो इस इनर लाइनिंग को बचाने का म्यूकस काम करता है। म्यूकस एक लेयर बना देता है यहाँ पर, और ये खाना जो कि एसिडिक इन नेचर है, इस खाने का असर म्यूकस की वजह से इस स्टमक की इस वॉल पर नहीं होता है। अगर सोचिए ये म्यूकस ना हो तो ये HCl जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको खराब कर देगा और उसमें जो है अल्सर और जो है कहना चाहिए कि इसमें ब्लड का स्राव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और HCl की वजह से स्टमक का अंदर लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो है वो खराब हो जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा इनर इंजरी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अब जो है खाना स्टमक में पच गया है, लेकिन अभी ये खाना पूरी तरह से नहीं पचा है। अभी कुछ और इसको सिंपलर फॉर्म में आना है। पार्शियल फॉर्म में तो ये पच चुका है, लेकिन सिंपलर फॉर्म में आने के लिए अब आगे का काम कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लगभग 6.5 मीटर की एक ट्यूब होती है और अपेक्षाकृत लार्ज इंटेस्टाइन से पतली होती है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये एक नैरो ट्यूब होती है 6.5 मीटर की, लेकिन 6.5 मीटर की ये ट्यूब ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है और ये विभिन्न जानवरों में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग लेंथ होती है इसकी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो जानवर कितना सेल्यूलोज को खा रहा है या नहीं खा रहा है। जैसे कि गाय है, गाय अपने खाने में बहुत बड़ी मात्रा में सेल्यूलोज लेती है, जिनको पचाने के लिए काफ़ी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की आवश्यकता होती है। इसलिए गाय और आपका जो भी चारा खाने वाले जानवर हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, जबकि दूसरी ओर मांस खाने वाले जानवर जो कि मांस होता है वो बहुत आसानी से पच जाता है सेल्यूलोज की अपेक्षा, चारे की अपेक्षा। इसलिए मांस खाने वाले जानवर जैसे कि शेर, चीता, इस तरह के जानवर जो हैं इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। वहीं आदमी जो कि एक ओमनीवोरस की श्रेणी में आता है,
वेज और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही प्रकार का होता है, इसलिए एक औसत जो है 6.5 मीटर की इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट करती है, जैसे कि इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों ही जो कि न्यूट्रिशन का एक महत्वपूर्ण अवयव है, उनको पूरा करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत एक लीवर से स्रावित एक जूस या जिसे बाइल कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, ये आकर मिलता है। लेकिन बाइल जूस के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा वो 2 ऑर्गन्स की हेल्प से होगा। वो होता है लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। लीवर मैंने बताया कि बाइल जूस का स्रावित करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और पैनक्रियाज एक जूस स्रावित करता है, जूस सिक्रीट करता है, जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इन दोनों ही जो पदार्थ हैं, जो जूस हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलते हैं, इनका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, जो हमारे खाने को, जो कि अभी पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है स्टमक में, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बाइल जूस की। बाइल जूस लीवर से स्रावित होता है। लीवर में एक गॉल ब्लैडर होता है जिसमें ये बाइल जूस स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है। ये उसी तरह से है जैसे कि एक नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस बूंद पानी से काम नहीं चल पाता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा खाना पचाने की, तो बाइल जूस की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, और जो लीवर से जो सिक्रीट हो रहा है बाइल जूस, वो बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ एक हमें मतलब बाल्टी या एक वेसल टाइप का चाहिए होता है, जिसमें वो हर समय जब जो जूस जो है स्रावित हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, वो स्टोर होता रहे। जब हमें उसकी आवश्यकता हो तो आवश्यकता अनुसार वो बाइल जूस हमें डाइजेशन में यूज़फुल हो सके। तो इस प्रकार गॉल ब्लैडर का ये रोल रहता है। गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करता रहता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये उतनी ही मात्रा में ज़रूरत के अनुसार बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा था कि स्टमक में जो स्टमक जूस होता है वो क्या करता है, वो जो है एसिडिक होता है, उसमें HCl होता है। उस एसिडिक जूस को अब ये क्या करेगा, चूँकि बाइल जूस एल्कलाइन होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इस बाइल जो स्टमक से जो खाना यहाँ आया वो जो कि एसिडिक है, उसको ये एल्कलाइन बना देगा, क्षारीय बना देगा। दूसरा, जो खाने में प्रेजेंट अभी जो फैट जो कि पचे नहीं है, उन फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, यानी कि उसे इजियर फैट को इजियर फॉर्म में बना देता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बाइल जूस के बारे में बताया। लीवर से जो है ये सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है, और फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसी प्रकार पैनक्रियाज से भी एक पैनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज होता है। इसमें 3 प्रकार के अवयव होते हैं। पहला एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज। एमाइलेज का काम होता है कि जो स्टार्च है फूड में, हमारे स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसका ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। इसी प्रकार ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है हमारा एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक करता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फैट है उसको इजियर फॉर्म में लाता है। तो इस प्रकार पैनक्रियाटिक जूस में भी 3 प्रकार के अवयव होते हैं, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बताया आपको
कि दो जूस वाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ही आके मिलते हैं, और जो हमारा अपच खाना है जो पार्शियली डाइजेस्टेड है स्टमक से जो होकर आया था उसको इजियर फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तीसरी प्रकार का जूस और होता है, वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। इस जूस के माध्यम से मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों को ये इजियर फॉर्म में तोड़ देते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स इस जूस के माध्यम से ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और आप जानते हैं कि हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, ग्लूकोज होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को मरम्मत करता है, घाव या कोई सेल डिवीज़न, ये हमारा प्रोटीन के माध्यम से होता है, और इसका इजियर फॉर्म होता है एमिनो एसिड्स। इसी प्रकार फैट्स जो है हमारे एनर्जी के भंडार गृह होते हैं, यानी कि जो हमें भविष्य में एनर्जी देंगे वो होते हैं फैट्स। यानी कि जो खाना हमारे जो खाने में हम जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो फैट्स के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। जब हम उपवास पे होते हैं, व्रत पे होते हैं, या हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता है तो फैट जो है टूट कर हमारा खाना बनता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो इंटेस्टाइनल जूस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदले, प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड्स में बदले, और फैट्स जो है फैटी एसिड्स या ग्लाइसरॉल में बदल गए हैं। अब यानी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे खाना जो है जैसे जैसे इस एलिमेंट्री कैनाल से होता गुजर रहा है ये इजियर फॉर्म में होता चला जा रहा है। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि ये जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जितने भी हमारा फिजिकल प्रोसेस से शुरू होकर ये केमिकल प्रोसेस तक हमने अभी आपको बताया, इसमें एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारे डाइजेशन सिस्टम में कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये हमारे जो भी प्रोसेस चल रहा है, जितना भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को जो है तेज कर देते हैं और वो प्रोसेस तेजी से होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं हमारे इस खाने को पचाने में। तो यहाँ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने तक का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारा डाइजेशन का जो कि हमारा तीसरा चरण था ये कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, दूसरा चरण कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे चरण की ओर आते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब हमने अभी आपको बताया था जैसे कि हमारा खाना अब इजियर फॉर्म में आ चुका है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ग्लूकोज में बदल गए हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में बदल चुके हैं, और फैट जो है इजियर फॉर्म में यानी फैटी एसिड्स में या ग्लाइसरॉल में बदल चुका है। ठीक है, अब इस जो है इजियर फॉर्म में जो खाना आया है, अब इस खाने का हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन अब कैसे शुरू होगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें जो होती हैं, इनर लाइनिंग होती है, उसमें विली नामक सेल्स मिलते हैं। उन विली नामक सेल्स जो इनर लाइनिंग होती है उनके द्वारा इस इजियर फॉर्म जो होता है खाने का उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फर्दर ये एसिमिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, और उन अंगों से जो है विभिन्न जो है सेल्स तक ये जो न्यूट्रिशन पहुंचता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो एब्जॉर्प्शन की क्रिया शुरू हुई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एसिमिलेशन जो खाना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिज़ोल्व हुआ है, जो डिज़ोल्वेबल खाना है, न्यूट्रिशन है, वो शरीर में विभिन्न सेल्स में प्रत्येक सेल तक जो पहुंच रहा है, ये एसिमिलेशन क्रिया कहलाती है। इसके बाद जो है डाइजेशन में हमारा जो अंतिम चरण होता है एजेशन। एजेशन चरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि खाना अब हमारा पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन प्रोसेस के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा और हमारे विभिन्न सेल्स तक ये पहुँचा। अब बात आती है इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वो खाना पहुँचता है जो कि डिजल्व नहीं हुआ है, अपच खाना जो कि अभी तक पाचन जिनका नहीं हो पाया है, वो खाना जो अवशेष खाना होगा, जो जिसमें सेल्यूलोज या विभिन्न फाइबर इत्यादि होते हैं, जो शरीर ने अभी तक इनको पाचन नहीं किया है, एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गए। अब इस खाने के अंतर्गत जो पानी की मात्रा होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और ये पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडिजर्व्ड जो फूड है वो अब रेक्टम तक आता है और रेक्टम तक आने के बाद ये एनएस के माध्यम से ये बाहर शरीर के निकल जाता है और इसी क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में आज समझाया है। अगर कोई भी समस्या हो तो कृपया कमेंट करके इसके बारे में हमें ज़रूर बता दें। धन्यवाद।